तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में देखा था कि नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति में देखा था हमने घाटी देखा था। फिर गार्ज देखा था, घाटी का विस्तृत रूप। गहरी घाटी को गार्ज कहते हैं। गार्ज का विस्तृत रूप कैनियन देखा था। फिर हमने जल गर्तिका देखा था, फिर जलप्रपात देखा था, फिर संरचनात्मक सोपान देखा था, और फिर नदी विसर्प देखा था, और फिर पेनी प्लेन देखा था। तो आज हम दोस्तों देखेंगे कि नदी के निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति। नदी का निक्षेप कैसे होता है? जब चट्टानी ढीली चट्टान को, जब टूटा हुआ अपरदित कण को जब नदी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करके नया स्थलाकृति स्थल रूपों का निर्माण करती है, तो उनको हम नदी का निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो नदी का निक्षेपण से कौन कौन स्थलाकृति, मुख्यतः हम 4 प्रकार के स्थलाकृति को याद रखेंगे: जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक ये तटबंध, और बाढ़ का मैदान। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ पंख क्या होता है। देखिए, जब नदी अपने युवा अवस्था में, जब नदी अधिक अवसाद भार के साथ पर्वतीय भागों से नीचे समतल मैदान में प्रवेश करती है ना, अधिक अवसाद भार के साथ जब पर्वतीय भागों से नीचे आती है, समतल मैदान में प्रवेश करती है, तो अपने साथ लाए गए बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे पत्थरों का अवसाद को वो पर्वत के पास, पर्वत के ढाल के पास, नीचे में पर्वत के ढाल के पास जमा करती है। ढाल को पद कहते हैं, तो पर्वत के पद के पास उसको जमा करती है। ठीक है, क्योंकि परिवहन क्षमता जो है जो वो कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ पे जमा करती है। परिवहन क्षमता कम हो जाने के परिणाम स्वरूप वो जो जितना भी अवसाद लाया था ऊपर से नदी, वो सभी अवसाद को अर्धवृत्ताकार के रूप में, इस तरह अर्धवृत्ताकार के रूप में, जैसे यहाँ पे, एक मिनट, जैसे यहाँ पे ये है पहाड़ है, यहाँ पे जमा किया, तो इसका जो अर्धवृत्ताकार के रूप में इसका निक्षेप हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये सब यहाँ 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 ऐसे ऐसे करके निक्षेप हो जाता है अर्धवृत्ताकार के रूप में। कंकर पत्थर का पंख के जैसे हो जाता है निक्षेप, पहाड़ के चारों ओर यहाँ, मतलब अर्धवृत्ता, मतलब आधा वृत्त, सर्किल का आधा, ऐसे करके निक्षेप हो जाता है। ठीक है, तो निक्षेप इस प्रकार से होता है जलोढ़, और इसी को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक है, ये जो निक्षेप जो हुआ है इसी को हम जलोढ़ पंख कहेंगे, निर्मित स्थलाकृति को। तो फिर से एक बार हम आपको ये बोल रहे डिफिनेशन। जब अधिक अवसाद भार के साथ नदियाँ जब पर्वतीय भाग से नीचे समतल मैदान में प्रवेश करती है, तो अपने साथ लाई गई अवसाद भार को वह पर्वत के पद के पास जमा करती है। ठीक है, पर्वत के पद के पास जमा क्यों करती है? परिवहन क्षमता कम जाती है। तो लिखेंगे आगे हम, परिवहन क्षमता कम हो जाने के परिणाम स्वरूप, परिवहन क्षमता कम हो जाने के परिणाम स्वरूप अर्धवृत्ताकार के रूप में इन अवसादों को पर्वतीय पद के पास निक्षेप करती है, जिससे उत्पन्न स्थलाकृति को हम जलोढ़ पंख कहेंगे। ठीक है, जलोढ़ पंख की संरचना कैसी होती है? तो जलोढ़ पंख की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि बड़ी बड़े चट्टानों, बड़े बड़े कणों का निक्षेपण पंख के बाहरी वाले भाग में होता है। जैसे बड़ा बड़ा जो कण, बड़ा बड़ा जो रहेगा ना, तो इसका यहाँ पे इस तरफ बाहरी वाले भाग में निक्षेप होगा। तो जलोढ़ पंख की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेपण पंख के बाहरी वाले भाग में होती है, तथा छोटे छोटे पत्थरों का निक्षेपण पर्वतीय पद के पास होती है। यहाँ 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 यहाँ, समझ गए? तो आप वैसे किताब में, बुक में देख लीजिएगा, गूगल खोल के देख लीजिएगा, जलोढ़ पंख देख के आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जलोढ़ पंख के निर्माण के लिए कुछ दशाएं हैं, वो क्या है मैं आपको बता दूं। पहला नंबर में है कि जल की मात्रा की अपेक्षा मलबा की मात्रा अधिक होना चाहिए। ठीक है, तब न वो संचित ये हो पाएगा। नहीं, सॉरी, मलबा की मात्रा की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होना चाहिए, तब न वो अर्धवृत्ताकार के रूप में फैलेगा, दूर तक फैलेगा। तो मलबा की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होना चाहिए। ठीक है, और ढाल जो है वो ढाल मंद होता है, इसमें ज़्यादा ढाल नहीं होता है। ये पर्वत का ढाल ऐसे होता है, ऐसे, इसीलिए वो मतलब इस तरह करके होता है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे करके फैल जाता है। पानी ज़्यादा रहता है, मलबा कम रहता है, तो पानी मलबा के साथ मिलकर इस तरह अर्धवृत्ताकार के रूप में फैल कर
पंख का निर्माण कर लेती है, इसीलिए जलोढ़ पंख उसको कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना। एक बार फिर से हम इसका डेफिनेशन बोल देते हैं। देखिए, जलोढ़ पंख का निर्माण, नदी के निक्षेपण द्वारा जो पहला स्थलाकृति है वो जलोढ़ पंख से निर्मित स्थलाकृति है, जलोढ़ पंख उसको हम कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जलोढ़ पंख जब नदी अधिक अवसाद भार के साथ पर्वतीय ढाल से नीचे समतल मैदान में प्रवेश करती है, तब अपने साथ लाए गए छोटे छोटे या बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े को पर्वतीय अवसाद के पर्वतीय पद के पास जमा करती है तथा परिवहन क्षमता कम हो जाने के परिणाम स्वरूप इन अवसादों को अर्धवृत्ताकार के रूप में निक्षेप करती है, जिससे निर्मित स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, तो जलोढ़ पंख कहते हैं। और इनकी जलोढ़ पंख की निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं कि ये क्या बोलते हैं, मलबा की अपेक्षा पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए, और दूसरी बात ढाल मंद होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों जलोढ़ पंख के ही एक सेम ही कहेंगे, जलोढ़ पंख जैसी एक अलग स्थलाकृति का निर्माण करती है नदी निक्षेपण के द्वारा, जिसको हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। वास्तव में जलोढ़ पंख ही जलोढ़ शंकु है। अंतर केवल इतना है कि इसमें ढाल मंद होता है, मतलब जलोढ़ पंख में ढाल ऐसे होता है, मंद होता है, और उसमें ढाल क्या होता है, उसमें ढाल सीधा तीव्र होता है। किसमें, जलोढ़ शंकु में। एक मिनट दोस्तों, जलोढ़ शंकु में ढाल तीव्र होता है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में क्या अंतर है। तो पहले आप जलोढ़ क्या बोलते हैं, शंकु समझ लीजिए, उसके बाद मैं अंतर बताऊंगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब नदियां अधिक अवसाद भार के साथ पर्वतीय ढाल से नीचे की ओर पदार्पण करती है, तो अपने साथ लाई गई अवसाद को बड़े से बड़े छोटे से छोटे पत्थरों को, कणों को अधिक दूर में न फैलाकर पर्वत पद के पास संचित करते जाती है, पर्वत पद के पास ये एकत्रित करते जाती है, निक्षेपित करते जाती है। ठीक है, जलोढ़ पंख में हम क्या देखे थे, जो जलोढ़ पंख में जितना भी ऊपर से ये आया अवसाद आता था, नदी जितना भी अवसाद लाता था नदी के द्वारा, तो वो मतलब पंख के जैसे फैल कर उसका स्थलाकृति का निर्माण होता था। लेकिन जलोढ़ और शंकु में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका ढाल तीव्र होता है, ढाल एकदम खड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे जो अवसाद लाता है तो एक जगह वो संचित एकत्रित होते रहता है, निक्षेपित होते जाता है। ठीक है, तो लगातार निक्षेपण के कारण क्या होता है, शंकु का रूप ले लेता है, ऐसे करके जैसे है ना, तो यहाँ पे जमा होता है, जमा होगा ऐसे करके तो लगातार निक्षेपण के कारण इसको शंकु का रूप ले लेता है। तो एक बार हम फिर से इसका डेफिनेशन बोल देते हैं। नदियाँ जब अधिक अवसाद भार के साथ पर्वतीय भाग से नीचे की ओर पदार्पण करती है, तो अपने साथ लाई गई अवसाद आधारित बड़े तथा छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े व कणों को अधिक दूर में न फैलाकर एक जगह संचित करती है तथा और एक जगह निक्षेपित करती है, और लगातार निक्षेपण के कारण वह शंकु का रूप धारण कर लेती है, जिन्हें हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। तो इसमें हम जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में हम अंतर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जलोढ़ पंख के निर्माण के लिए क्या ज़रूरत था, अधिक अवसाद नहीं चाहिए था, उसमें अधिक ये था, पानी चाहिए था, तब ना अधिक पानी मिलता, तब ना वो अधिक दूर से फैल कर जलोढ़ पंख का निर्माण करता था। लेकिन इसमें क्या है, जलोढ़ शंकु में क्या है कि इसमें अवसाद की मात्रा अधिक चाहिए, जल की मात्रा की अपेक्षा अवसाद की मात्रा में अधिकता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तब न वो जमा होते रहेगा, एक जगह संचित होते होते दूर तक नहीं फैलेगा, जल रहेगा तो अधिक दूर तक फैल जाएगा, लदर जाएगा। यदि अवसाद की मात्रा अधिक होगा तो एक जगह जमा होते शंकु का मतलब एक जगह निक्षेपित होते शंकु का रूप धारण कर लेगा, तब न वो शंकु बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जल की मात्रा की अपेक्षा मलबा की अधिकता होनी चाहिए, समझ गया। और दूसरा, ढाल तीव्र होनी चाहिए, ढाल तीव्र रहती है इसमें,
तब ना एक जगह संचित हो पाती है, ढाल तीव्र रहती है। तो दोस्तों जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मेरे अनुसार हो गया। तो अब हम अगला स्थलाकृति निक्षेपण, नदी के निक्षेप द्वारा निर्मित अगला स्थलाकृति के बारे में हम बात करते हैं। प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, देखिए दोस्तों आप लोग अक्सर देखे होंगे, जैसे ये नदी है, नदी है तो नदी अपने दोनों किनारों पर निक्षेप करती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी अपने दोनों किनारे पर बालू तालू कंकड़ पत्थर को जमा करती है, इधर 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 इधर, जिसके कारण कि ये जो है इसका स्थलीय तटीय भाग ऊंचा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है ना। तो नदी अपने दोनों किनारे पर निक्षेपण की प्रक्रिया स्वरूप बांध का निर्माण कर लेती है, इसको हम बांध कहेंगे, ऊंचा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो नदी अपने दोनों किनारों पर निक्षेपण की प्रक्रिया स्वरूप बांध का निर्माण करती है, ठीक है, जिन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। लिखिए इसका डेफिनेशन लिखिए। नदी अपने दोनों किनारों पर निक्षेपण के फलस्वरूप, निक्षेपण प्रक्रिया के फलस्वरूप बांध का निर्माण करती है, जिन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। हो गया। अब हम प्राकृतिक तटबंध हो गया, बाढ़ का मैदान के बारे में देखेंगे। देखिए जब इस नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाए, पानी की मात्रा में जब इस नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाता है तो क्या करता है, ये बांध को तोड़कर चारों तरफ पानी फैल जाता है, बांध को तोड़कर इधर भी पानी फैल जाता है। बाढ़ कहेंगे हम, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। अब बाढ़ जो फिर जाता है तो उससे आप देखेंगे पूरा मुलायम सा एक रेतीले, क्या बोलते हैं, रेतीले मैदान का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं बाढ़ का मैदान। बाढ़ जब सूख जाता है तो आप देखते होंगे कि एक अलग सा एक मैदानी भाग का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं बाढ़ का मैदान। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे जब नदी में जल की मात्रा बढ़ जाए तो नदी अपने प्राकृतिक तटबंध को तोड़कर चारों ओर फैल जाती है। नदी का पानी प्राकृतिक तटबंध को तोड़कर चारों ओर फैल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। और बाढ़ द्वारा निर्मित मैदान को हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। समझ गए? फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। जब नदी में जल की मात्रा में अधिकता हो जाती है, जब नदी में जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, जब नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो नदी का जल अपने दोनों तरफ स्थित, तो नदी का जल अपने अगल बगल स्थित, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सब सही होगा, अब मैं बता रहा हूँ। तो नदी का जल अपने प्राकृतिक तटबंध को, प्राकृतिक बांध को तोड़कर चारों ओर फैल जाती है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। और बाढ़ द्वारा निर्मित मैदान को हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। तो दोस्तों यही था नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो पहला स्थलाकृति हम देख लिए, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान। तो एक बार फिर से हम सब का एक मतलब डिफिनेशन कर देते हैं, उतना नहीं बोलेंगे, डिफिनेशन कर देते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला चार तरह का, मेनली चार तरह का ये स्थलाकृति देखेंगे नदी के निक्षेपण द्वारा। तो सबसे पहला देखेंगे जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख क्या कहता है, जब नदी अधिक अवसाद भार के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे की ओर पदार्पण करती है तो अपने साथ लाई गई बड़े से लेकर छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े को अपने साथ लाए गए, अवसाद को अपने साथ लाए गई जलोढ़ को पर्वतीय ढाल के पास आधार पर्वतीय पद के पास जमा करती रहती है। परिवहन क्षमता कम हो जाने के परिणाम स्वरूप नदी इन सभी पदार्थों को, नदी अपने साथ लाए गई सभी पदार्थों को अर्धवृत्ताकार के रूप में पर्वतीय पद के पास निक्षेपण कर देती है, जिससे निर्मित स्थलाकृति को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े जलोढ़ पंख के बाहरी वाले भाग में तथा छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पर्वतीय ढाल के पास जमा होती है। हो गया, जलोढ़ पंख हो गया। अब दोस्तों जलोढ़ शंकु देखेंगे। इसमें जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता था पता है ना? बताता हूँ। जलोढ़ पंख का निर्माण, जलोढ़ पंख के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएँ हैं, जैसे कि अवसाद की अपेक्षा
जलोढ़ पंख के निर्माण में अवसाद की अपेक्षा जल की पानी की अधिकता होनी चाहिए और ढाल मंद होनी चाहिए। ठीक है, अब जलोढ़ शंकु देखते हैं हम। जलोढ़ शंकु, जब नदी अधिक अवसाद भार के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे की ओर पदार्पण करती है तो अपने अवसाद को, अपने जलोढ़ को अधिक दूर में न फैलाकर एक जगह निक्षेपित करती है और लगातार निक्षेपण के कारण जलोढ़ अपने लगातार निक्षेपण के कारण उनका जो वो होता है अपने साथ लाए गए अवसाद से लगातार निक्षेपण के कारण वह शंकु का रूप धारण कर लेता है, जिन्हें हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। लगातार निक्षेपण के कारण शंकु का रूप धारण कर लेता है, जिन्हें हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। अब जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में क्या अंतर है? वास्तव में जलोढ़ पंख ही जलोढ़ शंकु है। अंतर केवल इतना है कि जलोढ़ पंख का ढाल जलोढ़ शंकु के अलावा जलोढ़ पंख का ढाल जलोढ़ शंकु की अपेक्षा मंद होती है तथा जलोढ़ पंख की ढाल तीव्र होती है। जलोढ़ शंकु के निर्माण में जल की अपेक्षा अवसाद की अधिकता की आवश्यक होती है तथा ढाल की तीव्रता होती है। वही जलोढ़ पंख के निर्माण में अवसाद की अपेक्षा में जल की अधिकता होती है तथा ढाल मंद होनी चाहिए। अब दोस्तों हम देखेंगे प्राकृतिक तटबंध। नदी अपने दोनों किनारों पर निक्षेपण के फलस्वरूप बांध का निर्माण करती है, जिन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। नदी अपने दोनों किनारों पर निक्षेपण के फलस्वरूप बांध का निर्माण करती है, जिन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। समझ गए? और जब नदी में जल की मात्रा बढ़ जाए तो ये जल नदी के बांधों को तोड़कर चारों तरफ फैल जाती है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के द्वारा निर्मित मैदान को हम बाढ़ के मैदान कहते हैं। तो दोस्तों, हम नदी द्वारा अपर्दन तथा निक्षेपण को हम देख लिए हैं। आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों, हम आगे पढ़ाएंगे पवन के अपर्दन तथा निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति या शुष्क प्रदेशों में अपर्दन तथा निक्षेपण से उत्पन्न स्थलाकृति दोनों को एक ही होता है, दोनों को एक ही कैटेगरी में हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।